इससे पहले कि मैं चाहूं कि कुछ हो जाए, ये ज़रूरी है कि मेरे अंदर की पूरी ख्वाहिश, पूरी शिद्दत से ये ख्वाहिश हो और यकीन हो कि ये होगा। बहुत मुश्किलों, बहुत बाधाओं के बावजूद अगर आपके ज़हन में एक हौसला है, एक दानाई है, तो कहानी ऐसी बनती है कि सालों तक ये इंसानों को मुतासिर कर सकती है, प्रेरणा दे सकती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली एक ऐसी छात्रा की जो राजस्थान के अलवर जिले से हैं। पहली बार में जेआरएफ में सफलता नहीं मिली तो शादी हो गई, समय बीता और एक बेटी भी हुई। लेकिन अभी भी कुछ अधूरापन था, अपने सपनों को पूरा करने का अधूरापन। और इस अधूरेपन को पूरा करने की ख्वाहिश, इसी जद्दोजहद में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया इस तैयारी में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रांशु द्विवेदी है और हम बात कर रहे हैं कोमल यादव की। अलवर की कोमल यादव, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में सीएसआईआर की इस प्रतिष्ठित परीक्षा में 5वीं रैंक हासिल करके तमाम कठिनाइयों के बावजूद ये रैंक हासिल करना अपने आप में एक मिसाल है। और वो एक ऐसी उदाहरण बन रही हैं जो ना केवल अपने जिले का नाम, अपने कॉलेज का नाम, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रही हैं, जबकि हमारा नाम भी सम्मानित किया जा रहा है। हम भी सम्मानित महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमें भी उनको पढ़ाने का सौभाग्य मिला है। तो कोमल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दोस्तों, कोमल यादव अलवर की हैं और जब ये बात पता चली कि ये कोई ऐसी स्टूडेंट है अपने आईएफएस की जो 5th रैंक जिसकी आई है, फिर बातचीत की गई तो पता चला कि कोमल यादव की जो ज़िंदगी है वो ऐसी तमाम लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है जो ये कहती हैं कि उनकी ज़िंदगी में जिम्मेदारियां बहुत हैं, जो ये कहती हैं कि उनके सर पर कभी कभी शादी की तलवार लटकती महसूस होती है, जो ये कहती हैं कि मैं हाउसवाइफ होकर के कैसे पढ़ाई कर सकती हूँ, जिनकी ज़िंदगी में पढ़ाई और जिम्मेदारियों का तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिनकी ज़िंदगी में परिवार, ससुराल और पढ़ाई ये तीनों 3 कोण बना देते हैं और उसमें एडजस्ट करना खुद को मुश्किल महसूस होता है। कोमल यादव से आज हम उनकी सफलता का राज जानेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने इस त्रिकोणमिति में अपने आप को साबित किया और कैसे ऑल इंडिया 5th रैंक हासिल करी। तो कोमल, बहुत बहुत स्वागत है और आपको आपकी सफलता के लिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारी तरफ से, हमारे आईएफएस परिवार की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। और आपकी इस रैंक से ना केवल आपको अच्छा लग रहा होगा, जबकि हम सभी लोग अपने आप को थोड़ा सम्मानित महसूस कर रहे हैं। हमारे ऊपर भी सम्मान का थोड़ा ताज लगा हुआ है आज, तो अच्छा महसूस हो रहा है कोमल। और आपको भी नमस्कार। नमस्ते। तो बताइए कोमल कि आपका कैसे क्या रहा स्ट्रेटजी, और आप अपने बारे में पहले बताइए कि क्या, सर जैसे अभी मैंने मैं पिछला इंटरव्यू लिया, तो पिछले इंटरव्यू में मैंने एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया जो बहुत अच्छे कॉलेज से हैं, एनआईटी से हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आप किस कॉलेज से हैं और आपके कॉलेज में क्या पढ़ाई का इतना माहौल होता है जितना लगभग एनआईटी में होता है, या किस तरीके के कॉलेज से आप हैं? ये जानना सर इसलिए ज़रूरी है ताकि बहुत सारे लोगों को ये पता चले कि कॉलेज मायने नहीं रखता, आपकी मेहनत मायने रखती है। तो आप अपना बैकग्राउंड बताइए कोमल, आप कहाँ से हैं? मेरा बैकग्राउंड बियानी गर्ल्स कॉलेज रहा है, जहाँ से मैंने अपनी एमएससी कंप्लीट की है। और वहाँ एनआईटी जैसा माहौल तो खैर नहीं है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि मेरे जो वहाँ पे प्रोफेसर्स थे वो भी अच्छा पढ़ाते थे और नेट क्वालिफाइड थे ऑलमोस्ट सभी। लेकिन मुझे जो प्रेरणा मिली है वो एमएससी के फाइनल ईयर में ही मिली। मेरे एक प्रोफेसर ने ही मुझे बताया इस एग्ज़ाम के बारे में, उससे पहले मुझे नेट एग्ज़ाम के बारे में भी नहीं पता। और मैं एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, मैं बहुत ऐसे 90 और 95 वाली स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, 70-75% वाली।
और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं भी प्रिपेयर करूँगी। तो जैसे ही एमएससी कंप्लीट हुई, मैंने प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से स्टार्ट की। लेकिन उस टाइम नहीं हुआ, 1-2 अटेम्प्ट दिए, फिर मैंने छोड़ दिया एक बार के लिए, थोड़ा-सा गैप लिया, फिर शादी हो गई, फिर वापस स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने आईएफएस को जॉइन किया। तब मुझे लगा कि हाँ, यहाँ से पढ़ के तो मैं डेफ़िनेटली कर लूँगी, क्योंकि आईएफएस जो कंटेंट देता है, मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा कोई भी देता होगा, और वो एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ होती है। वहाँ से बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। इसलिए फिर आपको ये मैंने महसूस हुआ इस बार का एग्ज़ाम देके? हाँ, तो जब मैं पढ़ाई कर रही थी तभी मुझे लग गया था मेरा हो जाएगा, वरना पढ़ते टाइम तो किसको लगता है, एग्ज़ाम देने के बाद लगता है, जैसे आपकी और मेरी बात हुई है। हुँ। तो मुझे तो पढ़ते टाइम ही लग गया था कि हाँ, ये क्वेश्चन्स आते थे और ये मुझसे इसलिए नहीं हो पाते थे क्योंकि मुझे ये चीज़ नहीं पता थी जो मुझे आईएफएस से पता चल रही है। ये हुआ है सर। यानी आपकी ज़िंदगी में टीचरों का बड़ा योगदान रहा है। हाँ तो सर, शुरू से ही। अच्छा, आप कोमल ये भी आप बताइए कि बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि जिस साल आपने सब्सक्रिप्शन लिया, हाँ सर। उस साल किसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसके हुँ। बाद भी आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी और उसका नतीजा ये रहा कि आप ऑल इंडिया 5th रैंक हासिल करी। यस सर। मैंने सब्सक्रिप्शन 2023 जैन में लिया था, जनवरी में। उस टाइम मेरी बेबी बहुत ही छोटी थी, तो मैं उससे दूर नहीं रह सकती थी उस टाइम। तो मुझे लगा कि चलो इसके साथ थोड़ा-थोड़ा करते हैं, लेकिन तब भी मैं लाइव क्लासेस ही लेती थी, चाहे मुझे जैसे भी मैनेज करना पड़े, मैं ले लेती थी। और इसका पूरा मतलब मेरी फैमिली का, मेरे इन-लॉज़ की फैमिली का बहुत योगदान रहा है। जब मैं लाइव क्लासेस लेती थी 6-6 घंटे, तो वो बच्ची को रखते थे, उसको सारा केयर वही करते थे। मेरी मदर इन लॉ का बहुत ही योगदान रहा है, फादर इन लॉ का भी रहा है, सबका रहा है। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि बच्चे के साथ थोड़ा-सा, जैसे रात को हम सो नहीं पाते हैं, तो फिर वही है, पूरे दिन में माइंड थोड़ा एग्ज़ॉस्ट सा हो जाता है। फिर मैंने अपनी मदर के पास छोड़ दिया उसको 6 मंथ के लिए। तो जो जून के बाद के 6 महीने थे, उनमें मैंने फिर से पूरी शिद्दत से मेहनत की। तो फिर उसके बाद फिर मुझे रिज़ल्ट मिल गया, और रिज़ल्ट तो मेहनत जैसी मेहनत थी उससे भी बेटर मिला है। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा काँटों भरा बिस्तर नहीं देखा। सबको बस। आपकी 5वीं रैंक दिखाई दे रही है, लेकिन उस 5वीं रैंक के पीछे की जो जद्दोजहद है, वो बताना बहुत ज़रूरी है, वो स्टोरी बहुत ज़रूरी है कि आपको जब सामंजस्य इस तरह से बिठाना हो, तो ये कितना मुश्किल होता है। कोमल, आपकी ज़िंदगी में तो बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ हैं, बहुत सारी लड़कियों को ये प्रभावित करेंगी। आप मुझे बताइए कि जैसे आप बता रही हैं कि आपकी बच्ची भी थी और उस समय ससुराल वालों का बहुत बढ़िया योगदान रहा, बड़ा सपोर्ट रहा कि उन्होंने हुँ। समझा, आपको पढ़ाई का मौका दिए। आप बाकी पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगी? कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को लगता है कि ठीक है, ऑनलाइन ही तो पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन हुँ। को जो वो ये कमज़ोर थोड़ा-सा बताते हैं, तो इसके बारे में आप क्या क्या कहेंगी? उन पेरेंट्स को क्या बताएँगी, क्या मैसेज देंगी? और आप सभी बच्चों से मैं कह रहा हूँ, कोमल का ये मैसेज आप अपने मम्मी-पापा को ज़रूर बताइएगा। अगर वो कभी भी आपसे कहें कि ऑनलाइन में ऐसी क्या ही पढ़ाई हो रही है, तो आप ज़रूर बताइएगा। कोमल, आप प्लीज़ बताइए। मैं सभी पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो आप अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि 6 आवर्स की क्लास लेने के बाद उसे रिवाइज़ भी करना होता है, और उस रिवीजन के लिए मुझे लगता है 3 टू 4 आवर्स तो चाहिए ही, विद पीवाईक्यूज़। तो उसके लिए समय तो देना पड़ेगा, लेकिन कई पेरेंट्स सोचते हैं कि पढ़ तो ली, 6 घंटे लैपटॉप के सामने ही तो बैठी थी, तब पढ़ ली होगी, तो वो सब नहीं समझ पाते हैं। तो ये चीज़ समझनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवाइज़ होगा, उतना ही याद रहेगा, उतना ही आउटपुट आएगा। तो मतलब सिर्फ़ लैपटॉप के सामने बैठ जाने से ही बात नहीं बनेगी, आपको यस, उसके अलावा भी टाइम देना पड़ेगा। तो जब बिल्कुल आप पढ़ सर। रहे होते हो, मैं अपने बच्चों को भी ऑफ़लाइन में हमेशा ये बात कह रहा होता हूँ। इस बार ऑफ़लाइन का भी बहुत धमाकेदार रिज़ल्ट आया है। बहुत सारे बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं और सफल हुए हैं। उनका भी अभी इंटरव्यू आने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे ये होते हैं जो सोचते हैं कि बस उन्होंने क्लास करी और पढ़ाई हो गई। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि रिवीज़न इतना इम्पोर्टेंट होता है। कोमल बता रही हैं कि वो जब 6 घंटे की क्लास करती थी, उसके अलावा भी वो पढ़ती थी।
यस सर। यानी वो दुरुस्त करने का मौका होता है जब आप लैपटॉप के अलावा पढ़ रहे होते हो, अपने ब्रेन में उस पूरे कॉन्सेप्ट को दुरुस्त करने का वो मौका होता है। तो आप कभी भी ध्यान रखें कि आपकी जो सेल्फ स्टडी है क्लासेस के बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखती है। खैर कोमल, आपकी ज़िंदगी में मतलब क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई? जैसे आप, ये पता तो चल गया, एक बात तो पता चल गई, क्लासेस के बाद भी आप रिवाइज कर रही थी, कम से कम 3-4 घंटे का समय दे रही थी अपने आप को। यस सर। लेकिन आप और ये बताइए कि आपकी क्या स्ट्रेटजी थी जब आपने पार्ट ए, बी, सी को सॉल्व किया? तो कितने सवालों को आपने अटेम्प्ट किया पार्ट ए में, कितने सवाल आप पार्ट बी में करी और कितने सवाल आप पार्ट सी में करी, और किस तरीके से मेरी आपको ये जो सफलता है वो मिली? मेरी प्रिपरेशन इस बार बहुत अच्छी थी, तो मैंने पूरा अटेम्प्ट किया था। 35 बी पार्ट से मैंने किए थे और सी पार्ट से मैंने कंप्लीट 25 किए थे। अच्छा। सी पार्ट में मेरे 6 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए, 19 करेक्ट हुए हैं। उसके अलावा बी में 7 to 8 क्वेश्चन इनकरेक्ट है, बाकी करेक्ट है। ए पार्ट मेरा अच्छा हुआ है काफ़ी, मेरे उसमें 10 to 12 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं सर। मतलब इस बार आपके लिए पार्ट बी आपके लिए वरदान हो गया, क्योंकि पार्ट सी में अगर 19 गलत हैं, सॉरी 19 आपके सही हैं और 6 गलत हैं, तो उसमें माइनस मार्किंग तो हुई होगी, नो डाउट। Yes, लेकिन पार्ट बी ने उस कमी को पूरा कर दिया, यानी काफी अच्छा स्कोर आया पार्ट बी में, तो फिर तो आपका अच्छा स्कोर था। हाँ, तो 140 प्लस ही रहा है मेरा स्कोर सर। तो पार्ट बी की तैयारी कोमल कैसे आप करती हैं? क्योंकि सर बच्चों वो का रिवीजन, रिवीजन उसके लिए रिवीजन बस, एक उसके लिए और जवाब। कुछ नहीं हो सकता, रिवीजन। क्योंकि सी पार्ट कॉन्सेप्चुअल है पूरा, उसको आपको पढ़ते टाइम पूरा फोकस रहना है, क्लास में फोकस रहना है, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए, सी पार्ट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन को पूरा एकदम, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊं तो मैं क्वेश्चन को जब स्टार्ट करती थी सी पार्ट के, तो मैं साथ साथ वो रफ पे उसको करती जाती थी, तो वो सॉल्व अपने आप मेरा होता जाता था। बी पार्ट में आपको सिर्फ रटना ही होता है, वो याद करने वाली चीजें ज्यादा आती है उसमें, तो तो उसके बी लिए पार्ट रिवीजन में बहुत जरूरी है, मल्टीपल रिवीजन। आपने आपने लगभग कितनी यूनिट तैयार करी थी? सर यूनिट मैंने 11 यूनिट पढ़ी थी, और जो स्ट्रॉन्ग मेरी थी वो 8 to 9 यूनिट्स थी। आपको कौन कौन सी यूनिट ऐसा लगता था कि उसको बहुत ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और आपने उसको कम टाइम दिया था, और कौन सी ऐसी यूनिट थी जिसको आपको लग रहा था कि नहीं, इसको तो ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा? टाइम सर, मुझे बायोकेमिस्ट्री थोड़ा सा टफ लगता है, तो मैंने बायोकेमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा टाइम दिया था। उसको अच्छा। रिवाइज करती रहती थी मैं। और इकोलॉजी इवोल्यूशन मुझे कम रिवीजन वाली लगती थी, और ये एनिमल आईएफएस का पैटर्न है। फिजियोलॉजी भी मैंने कम रिवाइज किया था, क्योंकि वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, तो जो आपने पढ़ाया था काफ़ी अच्छा लगा था वो मुझे। कौन सा, एनिमल फिजियोलॉजी या हाँ जी, प्लांट? एनिमल एनिमल। फिजियोलॉजी। अच्छा। और जो लालजी सर ने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाई थी, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे प्लांट बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन जब मैंने उनसे पढ़ी तो मुझे काफ़ी पसंद आई, और मैंने दिल से पढ़ा है उसको। ठीक है। तो आपने लगभग 10 यूनिट तैयार की थी, या और ज़्यादा? कितना यूनिट? 11 यूनिट्स थी वैसे तो। 11। हाँ, छोड़ा क्या था आपने? मेथड्स इन बायोलॉजी अच्छा। और और टेक्निक्स वाले ही दोनों यूनिट्स जो हैं वो मैंने थोड़ी सी कम पढ़ी थी, छोड़ी नहीं, उनको भी मैंने पढ़ा था, बट उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था। तो समझ गए बच्चों, कहने का मतलब है कि छोड़ना कुछ भी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी यूनिट को कंप्लीटली छोड़ दें, क्योंकि हो सकता है उसमें के कोई सरल क्वेश्चन आपके सामने हों, यस सर। और आप सिर्फ ना पढ़ने की वजह से आप उसको अटेम्प्ट ही ना कर पाएं। तो आपको एग्जाम में ऐसा क्या महसूस हुआ? आपको एग्जाम देते वक्त क्या महसूस हो रहा था? आप जब क्वेश्चन देख रही होंगी, स्क्रीन पर देख रही होंगी, और आपको आपके पहचान वाले क्वेश्चन दिखाई दे मुझे रहे होंगे, तो याद करिए मुझे उस जब बी सीन को, पार्ट और अपनी शक्ल पर, मतलब आपकी शक्ल पर दिख जाएगा अगर उस सीन को आप याद करें तो क्या उस समय महसूस हो रहा था? जब मैंने सबसे पहले बी पार्ट को ओपन किया था, तो जब मुझे बी पार्ट दिखा, मैं इतनी खुश हुई क्योंकि मुझे बी पार्ट का ही डर था, और वो मेरा मेरे क्वेश्चंस थे, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने जो पढ़ा है वही आया है। क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ा था, इतना सारा पढ़ यस लिया सर, था, बहुत ऑब्वियसली सारा वो पढ़ा। कहाँ से देंगे? सिलेबस से देंगे, और सिलेबस आपका पूरा तैयार था। यस सर। तो कोमल, आपने
जो तैयारी करी, अब आप मुझे ये बताइए कि अपने थोड़ा-सा परिवेश का, सराउंडिंग का आप माहौल बताइए, क्योंकि लोगों को, बच्चों को ये दिक्कत होती है कि सर मेरे यहाँ तो माहौल ही नहीं पढ़ने का, मेरे आस-पास कॉम्पिटिटिव माहौल ही नहीं है पढ़ने का। और जब कोई डिस्टेंस लर्निंग कर रहा होता है, दूर से मतलब ऐसे ऑनलाइन तरीके से पढ़ रहा होता है, तो बड़ी ज़रूरी होती है कंसंट्रेशन और कंसिस्टेंसी। तो वो आपने कैसे, क्या मंत्र था जो आपके पास है, वो दूसरों को भी बाँटिए ताकि उनको पता चले कि भई माहौल बनाया कैसे जाता है? मेरा माहौल, मेरी फैमिली का माहौल पहले से ही बहुत ही बेटर है। मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं वो डॉक्टर हैं, अभी एमडी के लिए प्रिपेयर कर रही हैं। और जो मेरी ब्रदर इन लॉ की वाइफ है, वो भी आईटी इंजीनियर हैं। तो मेरी पूरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है। तो मैं उनसे इंस्पायर थी। ऑलरेडी जो 2 वुमेन्स हैं मेरे घर में, वो पढ़ रही हैं, अपना जॉब कर रही हैं, तो मुझे भी करना है कुछ। और वो उस चीज़ को समझती भी हैं, क्योंकि वो खुद इस जर्नी से गुजरी हैं, तो वो मेरी भी सिचुएशन समझ रही थी। उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है और तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। ऑब्वियसली वो तो उनका है ही, क्योंकि आप हुँ, इस मुकाम पर हैं, तो इसका मतलब है कि जो आपके सबसे क्लोज़ हैं, वो आपको बहुत सपोर्ट किए होंगे। हस्बैंड का ये रहा कि उन्होंने कभी मुझे नेगेटिव नहीं होने दिया। मैं थोड़ा-सा भी डरती कि नहीं होगा तो फिर से ऐसा टाइम नहीं मिल पाएगा मुझे, इतनी पढ़ाई मैं फिर से नहीं कर पाऊँगी शायद, और बच्ची को भी लेके आना है क्योंकि मदर के पास छोड़ रखा था उसको। तो मेरे हस्बैंड कहते थे, "कोई बात नहीं, मुझे लगता है तुम कर लोगी, जितनी मेहनत तुम कर रही हो, तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा?" सही बात है। तो इसका मतलब है कि हर शख्स को अपने सपनों के पीछे इतनी तेज़ी से दौड़ना चाहिए कि हर हर इंसान को लगे, ये यकीन हो जाए कि हाँ भाई हो जाएगा। लेकिन निराशा तो आती है, जैसे आपने कहा कि कभी-कभी मुझे लगता था कि नहीं होगा तो क्या होगा? तो ये नहीं होगा तो क्या होगा, आपको ये कितना परेशान करता था? आप क्या इससे कुछ बच्चे होते हैं कि जो थोड़ा डिप्रेशन मोड में चले जाते हैं कि मेरे पास हुँ। एक ही मौका है, अगर नहीं होगा तो क्या करूँगा मैं या क्या करूँगी मैं? तो वो चीज़ से आप कैसे कोप अप करी? आप उसको कैसे ओवरकम किया आपने? ओवरकम इसलिए किया क्योंकि मुझे थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आने लग गया था पढ़ने से कि हाँ, हो जाएगा। बट वो 1% नेगेटिविटी भी होती है, तो मैं अपने हस्बैंड से शेयर करती थी कि आज मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बन पाया। तो वो कहते थे कि तुमसे 40 क्वेश्चन हुए हैं, 5 नहीं हुए तो क्या हो गया? हो जाएँगे, उनको समझो। और इसके साथ-साथ उन्होंने हमेशा यही कहा कि तुम इतना पढ़ी, पहले पढ़ी हो, पीएचडी कर रही हो, अब पढ़ रही हो, कभी वेस्ट नहीं जाता पढ़ा हुआ, तुम्हारा ज़रूर होगा। बहुत बढ़िया बात है। तो ये तो अच्छी बात है कि अच्छे इंसान, अच्छे सराउंडिंग्स अगर आपकी होती हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे दुहाई देते हैं इस बात की कि माहौल, माहौल, माहौल। तो मैं कहता हूँ माहौल आपसे ही बनता है। आप जैसे लोग ही जब पढ़ते हैं तो आपको देख करके दूसरे इंस्पायर होते हैं और वो एक कड़ी बनती चली जाती है और माहौल बदल जाता है। तो माहौल बदलने की ज़िम्मेदारी आपकी खुद की है। हाँ, और सर खुद का तो है ही। अगर आपको कुछ करना है तो आप बात कीजिए अपनी फैमिली से, समझाइए उनको। अपने लिए जो करना है वो कीजिए, जिस हद तक जाना है, जैसे समझाना है, जो आपकी स्ट्रैटेजी है, जो भी आप बोल सकते हैं बोलिए। यानी कि आपको भी कुछ मुश्किल हुई थी क्या जब आपने ये कहा था कि मतलब, अगर माफ़ करिएगा अगर मैं बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी जद्दोजहद थी आपकी ज़िंदगी में, इस बात को लेकर के कि जैसे एक मैरिड वुमन के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो कन्विंस करे कि भई मेरे को भी पढ़ना है, क्योंकि आपका माहौल बड़ा पॉजिटिव रहा है, आपके घर में सब पढ़ने लिखने वाले रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर कहीं कोई छोटा-सा भी स्ट्रगल रहा हो और आपने कन्विंस किया हो, तो क्या वो तरीका था? क्या वो बात थी जो आपने कही होगी और लोग कन्विंस हुए? ये बताइए ज़रूर, क्योंकि ऐसी तमाम लड़कियाँ, ऐसी तमाम वुमेन्स जो हैं वो यहाँ पर देख रही हैं और उनको भी लग रहा है कि कहीं से वो कोई बात चुरा लें और जा करके उनकी भी सफलता का कहीं न कहीं वो बहाना बन जाए। तो आप यस, ज़रूर शेयर करिए अगर आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसा है। एक प्रॉब्लम थी अपनी बेटी को अपने से दूर रखना। ये थोड़ा-सा मेरी फैमिली में इस चीज़ से, मतलब मेरे हस्बैंड तो इस चीज़ के लिए भी सपोर्टिव थे, लेकिन सबका होता है, सभी पेरेंट्स चाहते हैं हमारे घर का बच्चा हमारे पास रहे। तो वो कन्विंस करना मेरे लिए उस टाइम बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन मैंने समझाया
कि सिर्फ 6 महीने की बात है, मेरा हो जाएगा। मैं बोल रही हूँ मेरा हो जाएगा। उस टाइम मैं यही बोलती, जब मेरी मदर इन लॉ कहती थी तुम्हें डर लग रहा होगा एग्ज़ाम के पास, तो मैं कहती थी नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा अब। वो स्टार्टिंग में लगा था जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। अब मैंने पढ़ लिया, मैं सब कुछ पढ़ चुकी हूँ, अब मुझे डर नहीं लग रहा है। आप इतनी कॉन्फिडेंट कैसे थी? आप बहुत पढ़ती थी क्या? हाँ सर, पढ़ना पड़ता था क्योंकि मेरे पास वो सिर्फ 6 महीने थे, उसके बाद मुझे कोई समय नहीं मिलने वाला था। मुझे ऐसे लगता है मैंने खुद को मैं मुझे कोई और क्या अल्टीमेटम देगा, मैंने खुद को ही दे रखा था कि हाँ, अब मुझे इससे ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं और ये इसी में जो करना है वो इसी टाइम पे करना है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब वही है कि जिसके पास ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं तो थोड़ा फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिर आपके जो लक्ष्य होता है फिर उस वो थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, क्योंकि आप दूसरी, तीसरी, चौथी चीज़ों पर भी फ़ोकस कर रहे हो। लेकिन जब आपके पास लक्ष्य ही एक है, तो पूरी तत्परता, पूरा डिटर्मिनेशन सिर्फ़ उसी पर रहता है और आप फ़ोकस्ड होकर के आखिरकार ऐसे उदाहरण बन ही जाते हो। तो जब भी कभी मतलब मैं आपके बारे में मैं सुना और जाना, तो मुझे लगा कि कैसे आपने ये किया होगा, तो वही वो वाली लाइन मुझे याद आ गई, कौन हैं ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? कि इतनी मुश्किल के बावजूद भी सब कुछ, यानी इसका मतलब है कि सब कुछ सेट हो जाता है। आप जो चाहते हो, वो आप करके रहो, सब कुछ अपने आप सेट हो जाता है। पटरी पर सारी चीज़ें आ ही जाती हैं। तो अभी आपके घर में आपको कैसा फ़ील हो रहा है? क्योंकि आपने वो साबित करके दिखाया, तो अभी कैसा माहौल है वहाँ पर, और एप्रिसिएशन तो ऑब्वियसली मिल ही रहा होगा। तो इस सबका रिएक्शन क्या है? सबका रिएक्शन बहुत ही अच्छा है, सब बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। जो मेरे डिसीज़न थे अपनी बेटी से अलग रहना, अब सारे गिले-शिकवे मिट गए। अब सबको अच्छा लग रहा है कि हाँ, इसने जो बोला वो करके दिखाया। ठीक है। तो आस-पास के लोग भी, फैमिली वाले भी सब बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं, सब खुश हैं बहुत। चलिए कोमल, अच्छा कोमल, आपका आगे अब क्या प्लान है कि मतलब क्या करना है? अभी तो आप पीएचडी में एनरोल्ड हैं। हाँ सर, मैं पीएचडी में एनरोल्ड हूँ अभी। अच्छा, उदयपुर से, राइट? यस सर। तो आप उदयपुर से पीएचडी कर रही हैं। अभी आपका आगे क्या प्लान है? आप आगे क्या करना चाहती हैं? सर क्योंकि मेरा अब तो इंटरेस्ट आपने वैसे साबित कर दिया है। टीचिंग में इंटरेस्ट है सर मेरा। अच्छा, टीचिंग तो टीचिंग मैं में है। हाँ, हाँ, गुड। तो उसी डायरेक्शन में अभी मुझे जाना है। ओके, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए प्रिपेयर करना है। तो अब तो आपने मेन तो साबित कर मुझे ही दिया है। हाँ जी, पढ़ाना ही है बस। मुझे पढ़ाना है पढ़ाना तो। अच्छा लगता है। तो हमारी सबकी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं कोमल, कि आप बहुत अच्छी टीचर बनें। आपने जिस तरह से मेहनत करी है और आपने जिस तरह से अपने आप को साबित किया है, आप ऐसे ही तमाम लड़कियों के लिए, तमाम लड़कों के लिए जो कई बार बहाने देते रहते हैं, उन सब लोगों के लिए आप एक मिसाल हो कोमल। और हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएँ। और थैंक यू। आप वो क्या बात है जो शेयर करना चाहती हैं, जो बच्चों से कहना चाहती हैं, जितने एस्पायरेंट्स हैं उनसे कहना चाहती हैं, वो आप लास्ट में आप क्या कहना चाहती हैं सबको, कि उनको क्या करना चाहिए? जो एक एक लाइन आप अपने मन से जो कुछ भी बोलना चाहती हैं, वो आप ज़रूर बताएँ। सर मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ जो मैरिड हैं उनसे भी और जो अनमैरिड हैं उनसे भी, कि जो समय है उसका सदुपयोग करें और जो पढ़ाई का कंटेंट है वो गलत चीज़ों में ना जाएँ, क्योंकि मैं वो होता है ना भटकना, गलत कंटेंट आप पढ़ रहे हो या कहीं से भी पढ़ रहे हो, एक हड़बड़ाहट में पढ़ रहे हो, कुछ भी कंटेंट आप उठा के एक ही टॉपिक को 4 जगह से पढ़ रहे हो, वो ना करें। एक सोर्स आप बना लें अपना कि ये ही मुझे पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, उसको आप अच्छे से स्टडी करो, उसके बारे में जानो और फिर डिसीज़न लो। पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगी। दूसरी चीज़ ये कि जब आप पढ़ रहे हो तो खुद के साथ धोखा मत करो। अगर आप पढ़ रहे हो तो पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से पढ़ो, क्योंकि इससे आपका करियर जुड़ा हुआ है, किसी और का कुछ नहीं, जाना ना आना। आपका करियर बनने वाला है, तो आप जितना टाइम देंगे, चीज़ें उतनी ही अच्छी मिलेंगी आपको। कम टाइम देंगे तो नहीं मिलेंगी, ज़्यादा देंगे तो ऑब्वियसली मिलेंगी। तो कोमल, आपका ये जो बात थी कि एक ही सोर्स पकड़ो और कहीं से भी कुछ भी रैंडमली मत पढ़ो। मैं इससे आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ
कि बच्चे चुनाव कैसे करें कि वो क्या पढ़ें, उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है, इसका फैसला वो कैसे करें, क्योंकि हैं तो 50 चीज़ें उपलब्ध हैं। अभी लास्ट इंटरव्यू में भी मैंने जो सेकंड रैंक है दिव्यम, उनसे भी मैंने यही प्रश्न पूछा था कि इसका चुनाव कैसे किया जाए, और सब यही कह रहे हैं कि भाई सही सोर्स से पढ़ो। तो उसका चुनाव कैसे करें कि क्या सही है, क्या गलत है? सर चुनाव मैं अपना बताऊं तो मैंने इस तरीके से किया, मैंने जो पहले के PYQs देखे और क्वेश्चंस का जो लेवल देखा और जो क्वेश्चंस देखे, वो कंटेंट और उस टॉपिक को IFS वालों ने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा था। मुझे जब वो PYQ देखती थी ना, तो मुझे लगता था, मैंने फ्री वीडियोस भी आपके लिए थे थोड़े बहुत जो यूट्यूब पे थे, मुझे लगता था कि ये जो पढ़ा रहे हैं वो आता है, क्वेश्चंस आते हैं CSIR में, तो क्यों ना मैं यहाँ से पढूं। मेरा तो ये रहा है पर्सनली, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि CSIR जो क्वेश्चंस बना रहा है वो कंटेंट, उस बेस पे जो कंटेंट है वो मुझे IFS से मिल जाएगा। तो मैंने इसीलिए इसका मैंने पेड कोर्स लिया था। उसके बाद मैं कंटिन्यू पढ़ती गई, मुझे इंटरेस्ट भी आता गया, मुझे अच्छा लगा पढ़ना। पहले खुद से पढ़ती थी, चीज़ें समझ नहीं आती थी तो बोरियत होती थी और गुस्सा भी आता था, ये नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, बार-बार वही क्वेश्चन माइंड में चलता रहता था। तो इससे नेगेटिविटी भी आती है। अगर आप 5 सोर्स उठा के पढ़ोगे, ऐसे ही पढ़ोगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो फिर आप नेगेटिव हो ही जाओगे धीरे-धीरे। तो अच्छा, एक कोमल, एक मैं ये बात पूछना चाहता हूँ आपसे। आप कह रही हैं कि फिर आप पढ़ने लगी, मज़ा भी आने लगा और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगने लगा। यस सर। IFS के बारे में आपको सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात क्या लगती है? IFS के बारे में मुझे सबसे अच्छा ये लगता है सर कि यहाँ पर हर फैकल्टी जिसको जो सब्जेक्ट दिया गया है वो उसमें मास्टर है। मतलब बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, कोई भी चीज़ वो छोड़ते नहीं हैं। स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना कंज़्यूम कर सकते हैं, बट वो अपनी तरफ से सारा पढ़ाते हैं और ऐसा नहीं है कि वो खराब चीज़ें पढ़ा रहे हैं या एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ा रहे हैं। वो ही पढ़ाते हैं जिनसे क्वेश्चंस बनेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। एनिमल फिजियो में ले लो या फिर आप इकोलॉजी इवोल्यूशन, मेरा फेवरेट है इकोलॉजी इवोल्यूशन एनिमल, तो मैं उसी का ही डिस्कस ज़्यादा करती हूँ। तो उसमें भी कॉन्सेप्ट से चीज़ें चलती हैं। एक दूसरे से जो लिंक करने का, क्वेश्चंस जो लिंक करके बनते हैं, उनको सॉल्व करने का तरीका भी IFAS के जो फैकल्टीज़ है वो हमें पढ़ाते हैं, तो वो चीज़ फिर अच्छी लगती है इससे, समझ आता है। समझ आता है। यहाँ तार जुड़ते हैं, यस। कॉन्सेप्ट के तार जुड़ते हैं यहाँ पे। ये मतलब हमारी थीम ही है कि हम यहाँ तार जोड़ते हैं। तार जब तक जुड़े हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं क्लास में भी तो कहता था कि जिस दिन आपकी 13 की 13 यूनिट एक हो जाएंगी, सारे तार जुड़ जाएंगे, उस दिन आपका JRF हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कनेक्शंस को जोड़ना। सारी यूनिट में आपको तैर के पहुंचना होता है और उसके कनेक्शंस आपको सब जगह मिलते ही मिलते हैं। थैंक यू सो मच कोमल, आप हमारे साथ हमें समय दिया और आपसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये बातचीत सिर्फ हमारे आपके बीच की बातचीत नहीं है, ये बातचीत सिर्फ IFS के स्टूडेंट की बातचीत नहीं है, ये बातचीत उन तमाम लोगों के लिए है, उन तमाम लोगों के इंस्पिरेशन ये बनेगी जो इस भारत में तैयारी कर रहे हैं इस प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम की। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप में से कई सारे लोग कोमल की इस कहानी और इस डिटर्मिनेशन से प्रभावित होकर के कहीं ना कहीं 1% का भी अगर चेंज ला जाओगे तो फिर वो आपको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगा और आपको कहीं ना कहीं सफलता का कारण बनेगा। थैंक यू सो मच कोमल, सॉरी माफ़ करिएगा, थैंक यू सो मच कोमल हमारे साथ जुड़े रहने का, और आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी और आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा। आप हमारी आपकी पहली बातचीत है, राइट? हाँ, क्योंकि अभी तक हम लोग ऐसे ही ऑनलाइन, हम नहीं जानते कि हम उस पार किसको पढ़ा रहे हैं, और फिर जब उस पार से ये चेहरे सामने आते हैं तब पता चलता है ओहो हो, उस पार ये चेहरा था। तो हम भी अपने स्टूडेंट को जब ऐसे देखते हैं सफल होते हुए तो हमारा सम्मान बढ़ता है। तो सम्मानित महसूस कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कोमल। ऐसे ही तमाम सारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं से मेहनत करते हैं और हमें सम्मानित महसूस कराते हैं। थैंक यू सो मच कोमल, आपका हमारे IFS प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। आप खूब सफल होइए, खूब आगे बढ़िए
और अपनी ज़िंदगी में सफलता और भी ज़्यादा हासिल करिए और दुनिया के लिए इंस्पिरेशन और प्रेरणा बनिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये कोमल थी और इन्होंने अलवर से हैं और 5वीं रैंक इन्होंने सीएसआर में शामिल किया है। तो टॉप 5 में जगह बनाना अपने आप में ही काफ़ी मजबूत बात है। और बैकग्राउंड जब आपका ऐसा हो और जब आप इतनी कठिनाइयों से जूझ रहे हों, इतना सामंजस्य आपको बिठाना हो, ये सारा तालमेल कोई एक ब्रेन कैसे बिठा करके सफल हो सकता है, उसका जीता जाता उदाहरण जो है वो है कोमल। तो ऐसे ही खूब सारी इंटरेस्टिंग बातें लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी और आपकी पढ़ाई से जुड़ी, स्ट्रेटजी से जुड़ी, हम इस चैनल पर लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप देख रहे थे IFS ऑनलाइन। थैंक यू।